नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी हाँ, बिल्कुल आज एनसीईआरटी का सार आपके सामने लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना बनी ही रहती है और हर बार क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जब तक जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आता है रेगिस्तानी ओक। एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है जो रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है ना। इसकी जड़ें तब तक ज़मीन के नीचे गहराई तक जाती रहती हैं जब तक कि उसको जल यानी पानी ना मिल जाए। ठीक है ना। ज़मीन में इतनी गहराई तक जाती हैं कि वो पानी तक पहुँच जाएँ और अपनी ऊंचाई का, ये जितना पेड़ ऊंचा होता है उसका 30 गुना ज़मीन के अंदर होता है। ये जितना ऊंचा होता है उसका 30 गुना अपनी ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। इसके तने में पानी इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसे लोग पतले पाइप को डालकर, स्ट्रॉ जैसा पाइप होता है उसे डालकर ये पानी निकाल भी सकते हैं। देखिए इस टाइप में ये है ओक का वृक्ष। रेगिस्तानी ओक इस टाइप में होता है, इतना ही ऊपर होता है, उसका 30 गुना जस्ट ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है ना। और इसमें पानी जब तक इसकी जड़ें अंदर तक जाती रहती हैं जब तक धरती में से जल प्राप्ति ना हो जाए। अगला देखते हैं, बिहार की बात करते हैं तो बिहार की सबसे प्रसिद्ध कला है मधुबनी। ये मधुबनी नाम से जानी जाती है और मधुबनी बिहार का एक जिला है। यहाँ पर घरों के कच्चे आंगन की दीवारों पर विशेष प्रकार की रंगोली जैसी सजाई जाती हैं, आकृतियाँ बनाई जाती हैं जो प्राकृतिक रंगों से, फूलों के रंगों से, चावल आदि के आटे से बनाई जाती हैं। यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जो मधुबनी नाम से जानी जाती हैं। ठीक है ना। और हाँ, रंगोली आकृतियाँ बनाई जाती हैं जो प्राकृतिक रंगों के फूलों से बनाई जाती हैं, जैसे चावल का आटा हुआ, हल्दी हुई और फूलों के रंग हुए, उनसे बनाए जाते हैं ये रंग और जो प्राकृतिक होते हैं। और इनसे ही मधुबनी नाम की कला बनाई जाती है। ज़्यादातर इसमें पशु पक्षियों के चित्र होते हैं, पेड़ पत्तियों के चित्र होते हैं। अत्यधिक मात्रा में इसमें पेड़ पत्ती और पशु पक्षियों के चित्र ही अंकित किए जाते हैं। देखिए इस प्रकार आपको दिखाई भी दे रही होगी, ये मधुबनी कला है। इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ये मधुबनी स्टाइल में बनी हुई मधुबनी कला या पेंटिंग इसे बोल सकते हैं, मधुबनी है। ठीक है ना। बिहार में ही प्रसिद्ध है और अब तो पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है। मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन के लिए जिन जिन छत्तों का प्रयोग किया जाता है, बच्चा ये गलत है, मधुमक्खी पालन के लिए जिस छत्ते का प्रयोग किया जाता है उसमें 12 किलो शहद इकट्ठा हो सकता है एक छत्ते में। अच्छा देखिए, इन मधुमक्खियों का भी काम अपना अपना बटा हुआ होता है। जिस प्रकार से रानी मधुमक्खी जो होती है वो मात्र अंडे देने का काम करती है। मजदूर मधुमक्खियाँ दिन भर इकट्ठा करती हैं का शहद। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के फूलों पर जाती हैं, यदि जब किसी मधुमक्खी को शहद प्राप्त हो जाता है तो क्या करने लगता है, वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है। जिस स्थान पर शहद मिल जाता है किसी एक मधुमक्खी को तो विशेष प्रकार का नृत्य करती है, जिससे और दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है और वो आकर्षित होकर शहद को आसानी से वो भी प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है ना। और हाँ, इनमें सोशल यानी सामाजिकता का गुण बहुत हद तक पाया जाता है। नर मधुमक्खियाँ छत्ते बनाने का काम करती हैं। ठीक है ना। जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते बनाने का काम करती हैं और रानी मधुमक्खी अंडे देने का काम करती है। सैनिक मधुमक्खियाँ होती हैं और आपके जो मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं वो शहद लाने का काम करती हैं। अगर गोवा की बात करते हैं, गोवा से केरल तक के बीच में कुल 92 यानी 92 सुरंग और 200 पुल मिलते हैं। मलयालम में, अब यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, मलियम्मा। क्या कहते हैं, मलियम्मा। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं, मलियम्मा कहते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को मलियम्मा कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं फेरी। फेरी पानी में आवागमन का एक साधन है और यह एक नाव होती है। फेरी, क्वेश्चन आता है कि फेरी क्या है, तो फेरी एक छोटी सी नाव होती है जो आवागमन के काम में आती है, ये फेरी कहलाती है। केरल के कई सारे भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसी फेरी का यूज करते हैं। देखिए ये फेरी दिखाई दे रही होगी, ये नाव जो नौका है ना, इस नौका को ही हम फेरी कहते हैं। केरल में इसे फेरी कहा जाता है और एक छोटी नाव होती है, इसे आवागमन के काम में ये आती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगला देख लें, अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हथनी का कितने का ग्रुप होता है। तो देखिए, हथनी एक समूह में 10 से 15 हथनियों का ग्रुप होता है। हाथी के बच्चे केवल मात्र 15 वर्ष के तक होने के तक ही इस झुंड में रहते हैं और इसके बाद वह अपने आप को इस ग्रुप से मुक्त कर लेते हैं और स्वतंत्र विचरण करने लगते हैं। ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से जब तक ये हाथी का बच्चा जो है, जब तक ये 15 साल का नहीं हो जाता तब तक ये अपनी हम हाथियों के साथ रहेगा झुंड में। और जैसे हथनियों का झुंड होता है
और जैसे ही ये 15 साल का हो जाता है अपनी हथनियों का झुंड छोड़ करके स्वतंत्र विचरण के लिए चला जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और देख लीजिए, इसके जो हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं ये इसे हवा करने के काम में आते हैं। और हाथियों की विशेषता ये होती है कि ये एक दिन में 100 किलो तक चारा खा सकते हैं, 100 किलो तक का चारा खा सकते हैं। एक हाथी जो छोटा हाथी होता है, एक हाथी का जो बच्चा आपको दिख रहा है, इसका 3 साल तक के बच्चे का जन्म 300 किलोग्राम तक भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए बसंत गौरी, बसंत गौरी नाम का जो पक्षी है वो तने में गहरा छेद करके उसमें ही अंडे देता है। घोंसला नहीं बनाता बल्कि क्या करता है, देखिए इस टाइप में घोंसला नहीं बनाता है, इस टाइप में ये तना है जो पेड़ का तना, इसमें ये हॉल कर लिया और इसके अंदर ही अंडे देता है। इस प्रकार से उसके देखिए बच्चे झाँक कर देख रहे हैं उस कोठर में से। तो इस प्रकार से बसंत गौरी पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता बल्कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देता है। ठीक है ना। बसंत गौरी के नाम से ये जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये जो वो वृक्ष जो मैंने बताया था ये राजस्थान का वृक्ष है और इसका नाम खेजड़ी है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा चारा खा सकता है, जो मैंने अभी बताया। इसके बड़े काम हवा करने के काम में आते हैं, बड़े बड़े कान। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से मिल गई है आपको कि हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है। हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं और इस हाथी जन्म जो बच्चे होते हैं केवल हथनियों के समूह में रहते हैं। जो हाथियों का जो समूह होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मात्र वही हथनियों के समूह में रहते हैं, मैंने बताया था। अच्छा, हथनियों की एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हथनियों के जो समूह होता है इसका नेतृत्व करती है सबसे बुजुर्ग हथनी। कौन करती है? जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही नेतृत्व करती है। ठीक है ना, वो नेतृत्व ही करती है अपने ग्रुप का। अगला देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर चलते हैं। तो मुजफ्फरपुर में लीची, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, लीची के पौधे हैं, पेड़ हैं, तो उनसे लाभ क्या? देखिए ये लाभ होता है कि मधुमक्खियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पेड़ पौधे जो लीची के पेड़ होते हैं जो मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए आप शहद और मधुमक्खी पालन यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। अच्छा, एक बात और है, इसे ध्यान देना कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। कब तक देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देती हैं और यही समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आपको बता दें, अगले देखते हैं पक्षियों की बात कर लेते हैं। पक्षियों के शरीर पर जो डिज़ाइन होते हैं वो उसके वास्तव में डिज़ाइन ना होकर बालों के कारण होते हैं, है ना। और बाल और पंख उनके शरीर को गर्म रखने के काम करते हैं। अच्छा, पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं जिसके कारण पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। उनमें वायु कोश होते हैं उनकी हड्डियों में, इसलिए वो आसानी से उड़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जी। अच्छा, खेजड़ली जो मैंने अभी वृक्ष बताया था वो खेजड़ली गांव राजस्थान में है और इसका नाम खेजड़ी वृक्ष के कारण पड़ा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी जो फलियाँ होती हैं इनकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, इसलिए घर बनाने के काम में भी आते हैं। देखिए अब ये फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कांटों के बीच बनाता है। कहाँ बनाता है? कांटों के बीच। क्वेश्चन कई बार आया है और आने की संभावना हर बार बनी रहती है इसकी। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कांटों के बीच बनाता है और कभी कभी मेहंदी की मेड़ के बीच भी एक अपना घोंसला बनाता है। कबूतर अपने रहने के कोठर, अब कबूतर की बात करें तो कबूतर कहाँ रहते हैं? देखिए एक तरफ फाख्ता पक्षी, एक तरफ कबूतर है, आप देख सकते हैं। फाख्ता पक्षी वाइट कलर का कबूतर, देखिए ये है फाख्ता पक्षी। मैं आपको बता दूं ये फाख्ता पक्षी है और एक कबूतर है। ठीक है ना। तो कबूतर अपने रहने के कोठर कहाँ बनाते? पुराने मकान हों, पुराने खंडहर हों, पुरानी कुआ, पुरानी बावड़ी आदि में ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कबूतर। ठीक है। तो ये इस साइड वाला ये फाख्ता पक्षी, ये वाला कबूतर पक्षी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कबूतर है और यहाँ पर देखिए पुराने खंडहर टाइप के हैं, उनमें ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। ठीक है ना। और ये है फाख्ता पक्षी जो कि अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? अपना घोंसला कांटों में, कटीली झाड़ियों के बीच में बनाती है फाख्ता पक्षी इसके नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल के घर में मसालों का बगीचा होता है। यहाँ से केरल के घर में क्या होता है? बगीचा। केरल में घरों में मसालों का बगीचा होता है और यहाँ तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग आदि चीज़ें उगाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ के लोग अपने आंगन में एक विशेष प्रकार का पेड़ लगाते हैं, वृक्ष होता है
इसे हम टैपियोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैपियोका। और टैपियोका की सब्ज़ी बनती है और इसकी जड़ों में लगने वाले फलों से सब्ज़ी बनाई जाती है। टैपियोका और नारियल की चटनी यहाँ की प्रमुख डिश हैं। देखिए ये है टैपियोका, देखिए जड़ों में ये दिखाई दे रहे हैं आपको शकरकंद की भांति, ये टैपियोका है। अच्छा, इसको पेड़ को उखाड़ने के बाद ही ये निकल पाता है, वरना ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके जड़ों में होता है। इसलिए टैपियोका है ये, और टैपियोका की सब्जी बनाई जाती है। और यहाँ चटनी नारियल की काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कहाँ पर? केरल में। ठीक है, ये केरल की डिश है। अगला देखते हैं। मैना अपनी गर्दन एक झटके में पीछे तक घुमा सकती है, जबकि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। यानी उल्लू भी घुमा सकता है। देखिए ये मैना है, ये उल्लू है। देखिए ये है मैना, ये मैना है और ये उल्लू है। ठीक है ना? तो उल्लू, ये मैना झटके में घुमा तो सकता है, उल्लू भी घुमा सकता है पूरी, लेकिन ये झटके की बात हो रही है यहाँ पर, हो रही है कि झटके के साथ पीछे घुमा सकता है, तो वो है केवल मैना। जो झटके से पीछे तक घुमा सकती है वो है मैना, जबकि उल्लू भी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है और अपनी गर्दन झटके से नहीं घुमाता। उल्लू अपनी गर्दन को झटके से नहीं घुमाता, बल्कि मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है। ठीक है ना? ये अंतर समझ लेना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई उल्लू भी तो पूरी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। हाँ, घुमा सकता है, लेकिन झटके से नहीं घुमाता। एक बात यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फैक्ट डाला गया है। ठीक है ना? अगला देखिए, कल चिड़िया, जिसे हम इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं, इंडियन रॉबिन बोलते हैं कल चिड़िया को। देखिए आपको नीचे चित्र भी दिखाई दे रहा है, ये है कल चिड़िया। ठीक है ना? ये कल चिड़िया है। और इसकी बात क्या है, ये कल चिड़िया रॉबिन वर्ड या इंडियन रॉबिन अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है। ये कहाँ बनाती है अपना घोंसला? पत्थरों के बीच बनाती है, और उसके ऊपर घास, पत्तियाँ, नाजुक टहनियाँ, बाल, ऊन और घास फूस जैसी चीज़ें ये रख कर बनाती है, जिससे उसका घोंसला बड़ा आरामदायक और नरम होता है। ठीक है? ये है आपका कौन सा पक्षी है जी? बिल्कुल, हाँ, आप समझ सकते हैं, इंडियन रॉबिन है। इसे हम हिंदी में कल चिड़िया भी बोलते हैं। अगला देखती है। अगला शकरखोरा। शकरखोरा अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है। इसका घोंसला बाल, पेड़ की सूखी टहनियाँ, पतली शाखाएं और कपड़ों के चिथड़े आदि से ये बनाता है। ये शकरखोरा, देखिए इस पर ये पक्षी है शकरखोरा, ये बनाता है अपना घोंसला। ठीक है ना? अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार से चींटियाँ भी अपना अपना क्या है काम, जैसे मधुमक्खियाँ अपना काम बांटे हुए थी, सामाजिकता में रहती थी, कॉलोनी बनाकर रहती थी। इसी प्रकार से चींटियाँ भी अपनी कॉलोनी बनाकर रहती हैं और अपना अपना काम बांटती, इनका भी काम बंटा होता है। यह भी पूरे ग्रुप में रहती हैं। जैसे रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल की रक्षा करती है, और मजदूर चींटी भोजन को इकट्ठा करती है ना? इस प्रकार से यह एक प्रकार की सामाजिकता और सहयोग को दर्शाती है और सामाजिकता का संदेश भी देती है। देखिए इस प्रकार से साथ में रहती हैं। ठीक है ना? इसमें मजदूर चींटी क्या करती है? भोजन लाकर इकट्ठा करती है, रानी चींटी अंडे देती है, सैनिक चींटी रक्षा का काम करती है। ठीक है? मधुबनी पेंडिक्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें एक बार और देख लेते हैं कि यह हल्दी, गुड़हल, नीम, चावल, आटे आदि का प्रयोग करके इसके कलर बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर इसमें पक्षी, फूल, पत्ती और प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक छटाव को बिखेरते हुए चित्र होते हैं। इसमें पशु पक्षी भी शामिल होते हैं। देखिए मधुबनी पेंटिंग्स हैं, इस प्रकार से मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं। इसमें देखिए रेड कलर है, ब्लू कलर है, आपका वाइट कलर है, ये सारे कलर इसमें मिक्स हुए होते हैं। ठीक है? अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, यूपी टेट के लिए बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है और आने की संभावना पूरी बनी रहती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। वहीं केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। कहाँ? केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कचनार के फूलों से यूपी में, और केले के फूलों से कहाँ बनाई जाती है सब्जी? महाराष्ट्र में बनाई जाती है, केरल में, सॉरी केरल में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से सब्जी, केरल में केलों के फूलों से सब्जी, और महाराष्ट्र में सहजन के सहयोग से पकौड़ी बनाई जाती है। किसके? महाराष्ट्र में सहजन के सहयोग से पकौड़ी बनाई जाती है। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला देख लेते हैं। हाँ जी हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पीताम्बर एजुकेशन चैनल को। पीताम्बर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप बताएं कि आपको एमसीक्यू चाहिए। हाँ, तो मैं आपको एमसीक्यू भी इसके लिए इसी सेपरेट क्लास का एमसीक्यू भी डाल दिया करूँगा। यदि आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे आप एमसीक्यू भी चाहते हो तो एमसीक्यू भी डाल दिया करूँगा मैं। लिंगू फेन नाम की डिश जो सांप से बनाई जाती है, यह हांगकांग में मिलती है। लिंगू फेन, जी हाँ बिल्कुल, आज लिंगू फेन है जो सांप के मांस से बनाई जाने वाली डिश होती है, और ये हांगकांग में मिलती है। इसके विपरीत गोवा में, अब देखिए गोवा की बात करें तो गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है।
और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है, ये बात भी ध्यान रखना। और लिंगहू फेन नाम की डिश कई बार पूछी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगहू फेन नाम की डिश जो सांप से बनाई जाती है वो हांगकांग में मिलती है। ठीक, अगला देख लेते हैं। नर बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाता है और मादा बीवर को जो घोंसला पसंद आता है पर उसमें अंडे देती है। ठीक है ना, ये नर बीवर है, नर बीवर ही घोंसला बनाता है, मादा बीवर कभी घोंसला नहीं बनाती, मात्र अंडे देने का काम करती है। और वो भी अपनी चॉइस के अनुसार ही घोंसले को चुनती है, जिस घोंसले को वह चुनती है जो उसे पसंद होता है उसी में अंडे देती है। ये है आपका नर बीवर पक्षी। देखिए बीवर पक्षी ऐसा होता है। ठीक है ना, आपके समझने के लिए मैंने इसीलिए चित्र भी लगाए हुए हैं इसके। जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं ऐसे जीव जंतु अंडे देते हैं, और जिनके कान शरीर से बाहर दिखाई देते हैं ऐसे जीव जंतु, अर्थात जिनके कान शरीर से बाहर दिखाई देते हैं ऐसे जीव जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जिनके कान बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती वो अंडा देती हैं। देखिए जैसे मनुष्य हुआ, आपके गाय बैल भैंस बकरी, इनके सारे के सारे कान बाहर दिखाई देते हैं तो वो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं। जबकि देखिए मुर्गी हुई, चिड़िया हुई, इनके कान कभी बाहर दिखाई नहीं देते हैं पक्षियों के, इसलिए वो अंडे देते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है बसंत गौरी पक्षी। मैंने शायद आपको बता दिया होगा बसंत गौरी के बारे में। जी हाँ, आबू धाबी के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम। आबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। सही है, आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। और यहाँ खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर कोआ वह अपना घोंसला लोहे की तार और लकड़ी जैसी मजबूत चीज़ों से बनाता है। कोआ अपना घोंसला लोहे की तार और लकड़ी जैसी मजबूत चीज़ों से बनाता है और इसका घोंसला ऊंची शाखाओं पर बना होता है। कहाँ बना होता है, बहुत ऊंची शाखाओं पर होता है। ये पक्षी कैसा होता है, शिकारी पक्षी है। और ये प्रकृति में क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह का काम करता है, ये अपमार्जक का काम करता है। सड़ी गली चीज़ों को, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, ये अपमार्जक का काम करता है। ये कौवा है। ठीक है, आपने देखा ही होगा। नर मधुमक्खियों की बात मैंने पहले ही बता दिया है कि अपना काम इनका बटा हुआ होता है मधुमक्खियों का। और इसमें रानी मधुमक्खी अंडे देती है, मधुमक्खी होती हैं जो काम करती हैं, जो शहद लाने का काम करती हैं। मजदूर मधुमक्खी, सैनिक मधुमक्खी छत्ती की देखभाल वगैरह करती हैं। ठीक है ना। कोयल, यह अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है क्योंकि कोयल कभी अपना घोंसला बनाती ही नहीं। कौवा उन्हें अपने ही अंडे समझकर इसको सीता रहता है और उनमें से जब बच्चे निकल आते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। अब देख लेते हैं दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये पत्तों को शिल करके अपना घोंसला बनाती है, इसलिए उसे दर्जन चिड़िया कहती हैं। यह दर्जन चिड़िया पत्तों को सिल लेती है ना, और उसी को अपना घोंसला बनाती है, इसलिए इसे, और उसी में अंडे देती है, इसलिए इसको दर्जन चिड़िया का नाम दिया गया। ये देखिए दर्जन चिड़िया आपको दिखाई भी दे रही है, दर्जन चिड़िया है क्योंकि दर्जी की तरह ये पूरे पत्ते को सिलाई कर लेती है। अच्छा, गाय के गोबर से लीपने पर क्या होता है कि जो फर्श के कीड़े मकोड़े, जो जहाँ गाँव में कच्चा फर्श होता है तो उसके कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह नष्ट हो जाते हैं। अब है हरियाणा का एक गांव है सोहना। यहाँ घर बनाने के लिए आसपास के ही संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। आज भी वहीं सारे संसाधन लगभग उन्हें मौजूद मिल जाते हैं। अगली बात करते हैं गिलहरी की। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही है, आप सही सुन रहे हैं। गिलहरी जो है इसके दांत कभी भी टूटते नहीं हैं, अर्थात जब तक इसका जीवन होता है तब तक इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और इसलिए वह अपने दांतों को बराबर बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ कुतरती ही रहती है। देखिए नटखट गिलहरी आपको दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। आज कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि आपको MCQs अगर चाहिए हैं तो मैं वो भी डाल दूंगा। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।